पाऊं। तो देखता हूं मैं आज कहां तक कितना सफल हो पाता हूं। तो शुरू करता हूं कि कहीं पर यह विमर्श है कि संस्कृत में लिखे मंत्रों को क्या हम कविता या दोहे का रूप में देख सकते हैं। तो ये बड़ी जटिल भरी बातें हैं, तो मैं इससे अपने आप को दरकिनार करते हुए मैं आधुनिक हिंदी कविता पर सीधा आता हूं। ऐसे माना जाता है कि कविता में तुकांत परंपरा की शुरुआत सन 690 ईस्वी के आसपास सिद्ध सरहपा ने की थी, जिसे आधुनिक कविता का प्रारंभिक रूप भी माना जा सकता है। और माना जाता है कि तकरीबन 1000 साल से भी पहले गजल का जन्म ईरान में हुआ और वहां की फारसी भाषा में इसे लिखा गया, पढ़ा गया, कहा गया। यह भी माना जाता है कि कसीदे से निकली हैं ये। कसीदे राजाओं के तारीफ में कहे जाते थे। शायर अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए शासकों की झूठी तारीफ करते थे। लगता है आज परंपरा अभी भी चल रही है, तो लोगों पे डिपेंड करता है क्या करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं यह परंपरा आज भी चालू है। कुछ लोग कबीर को अपना पहला गजलकार मानते हैं हिंदी का, पर हिंदी के गजलों को स्थापित करने में दुष्यंत कुमार जी का योगदान को हर कोई महत्वपूर्ण मानता है, तो उससे हम इसे खारिज नहीं कर सकते। पर मैं इन जटिलताओं में ना आगे जाते हुए विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते न्यूटन और लाइबनिज के समय से शुरू करना चाहूंगा। ये दोनों ही बड़े समकालीन व्यक्ति रहे हैं, कहे महापुरुष रहे हैं। जहां न्यूटन इंग्लैंड में, तो लाइबनिज हैनोवर जर्मनी से, जहां मैं आज निवास कर रहा हूं। पर आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये तो वैज्ञानिक रहे हैं, इस मंच पे मैं उनको क्यों बुला रहा हूं। हमने बचपन में न्यूटन के सिद्धांत पढ़े, लाइबनिज का इंटीग्रेशन सिंबल यूज किया गणित में, तो कवि और मुशायरे में इनका क्या काम। पर मेरा मानना है कि कविता और विज्ञान सब दर्शन के ही हिस्से हैं। एक समय ऐसा था जब आधुनिक ज्ञान इतना ही था कि किसी एक इंसान को लगभग सब पता होता था, और तब हम न्यूटन, लाइबनिज को दार्शनिक के रूप में भी देखते हैं उस दौर में। और ऐसे दौर का अंत न्यूटन और लाइबनिज के साथ ही माना जाता है। समय समय के साथ आधुनिक ज्ञान बढ़ता गया और हर विधा को अलग अलग अध्ययन करने की जरूरत पड़ती गई। पर एक चीज बड़ी मजेदार है कि न्यूटन का प्रथम नियम, जिसको कि हम प्राकृतिक गुण जड़त्व को परिभाषित करता हुआ नियम है, कहता है कि प्रत्येक पिंड या वस्तु अपनी विराम अवस्था से या एक समान रेखीय गति की अवस्था में तब तक रहता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाता है। तो कविता और शेर में जो लगातार परिवर्तन आए हैं वह भी यही बतलाता है। अनेक बुद्धिजीवियों ने और भाषाओं ने अपना या योगदान देकर इसे जड़त्व से दूर रखा है, और उसकी यात्रा करते करते हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। और जब लाइबनिज की बात करें गणित में, तो उनका कहना था कि छोटे छोटे चीजों को जोड़कर हम पूरी चीजों को समझते हैं, इसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। उसी तरह मुझे लगता है कि शब्दों को जोड़कर हम अपने भाव को कविता और शेर में कह पाते हैं। जब कुछ नया कह पाए या नए तरीके से कह पाए, तो फिर तो और भी बेहद खुशी की बात है, एकदम जबरदस्त बात हो जाती है। आगे बढ़ते हुए मैं कहूंगा कि सन 1850 से 1900 तक की कविताओं पर भारतेंदु हरिश्चंद्र का गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने ब्रज भाषा से खड़ी बोली की ओर हिंदी कविता को ले जाने का प्रयास किया, और उसके बाद द्विवेदी युग में खड़ी बोली ने उसका स्थान ले लिया। तो देखिए कैसे हम जड़ता से बचते रहे हैं, हमेशा आगे बढ़ते रहे हैं। और फिर एक दौर आया जिसमें कल्पनापूर्ण, स्वच्छंद और भावुक कविताओं की एक बाढ़ सी आ गई। यह यूरोप के रोमांटिज्म से प्रभावित थी, और इससे कुछ और नहीं हम छायावादी युग के नाम से जाने। पर एक वक्त था जब पंत निराला वर्मा प्रसाद जैसे लोगों की भरी आलोचना हुई, क्योंकि वो छायावादी कवि थे, उन्होंने सारे बंधन को तोड़ दिया था। पर आज यह निर्विवादित तथ्य है कि आधुनिक हिंदी कविता की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियां इसी समय के कवियों द्वारा की गई है। और छायावादी कविता की समस्या रह गई कि वो बुद्धिजीवियों के मध्य ही रहा, जन जन की वाणी नहीं बन सकी। और हिंदी साहित्य में फिर प्रगतिवादी युग का जन्म हुआ, और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कविताओं की जो भूमिका रही है, इसके ऊपर तो शायद पता नहीं कितने घंटे हम लोग बातें कर सकते हैं, वो तो अभूतपूर्व है। तो कविता बढ़ते हुए लोगों को जोड़ती रही। आज की स्थिति ऐसी आ चुकी है कि मेरे जैसे को भी कविता लेखन में हाथ आजमाने का मौका मिल रहा है। अगर गायकी में जो लोग होते हैं बाथरूम सिंगर, उसी तरह मैं अपने आप को कविता में समझ लीजिए कि मैं बाथरूम सिंगर हूँ, उसी लेवल तक मैं अपने आप को मानता हूँ। और देखिए अब आप लोग को क्या समझ में आएगा, हमारी कविता से आगे देखते हैं। पर मेरा मानना है कि
जन जन तक कविता और शेर का पहुंचना शायद ज्यादा जरूरी है वनिस्पत शुद्ध हिंदी और उर्दू के क्लिष्ट शब्दों का होना। जैसे हिंदी शब्द हिंदी नहीं है, तो इन बातों में फंसना उचित नहीं है। यह सब कवि और शायर पे छोड़ देना चाहिए कि उसे क्या सही उचित लगता है, कब कहाँ वो इस्तेमाल करता है। शुद्धता के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जाए कि न्यूटन का तीसरा सिद्धांत यहाँ भी काम करने लगे और प्रतिक्रिया में कविता, शेर और भाषा के विकास को विराम लग जाए। वैसे आधुनिक हिंदी व्याकरण ने तो शब्दों को कम से कम 4 रूपों में बांट ही रखा है, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो वहां से तो हमें आजादी मिली हुई है, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे लगता है कि आगे चलकर कविता और शेर का एक युग लिखा जाएगा, शायद उसका नाम होगा कोरोना काल या उत्तर कोरोना काल, जिसमें कि हम जैसे लोग आ गए बाजार में और लोग तब समीक्षा करके बताएंगे कि हम लोगों ने आगे बढ़ाया इस सभ्यता को या बेड़ा गर्क किया। लेकिन इतना तो पक्का है कि जब भी इस पे विमर्श लिखा जाएगा, जूम, यूट्यूब और फेसबुक पर भी चर्चा होगी। शेर और गजल की दुनिया में मिर्जा गालिब साहब और साहिर लुधियानवी का क्या कहना, पर अगर बात शेर और गजल को जन जन तक पहुंचाने की हो और शब्दों की जड़ता से बचने की हो, तो मेरे जहन में सबसे पहले बशीर बद्र आते हैं। उनके प्रतीक कुर्सी, टेबल, पुल ओवर जैसे रहे हैं। रोजमर्रे की बोलचाल की भाषा, लोगों से जोड़ने वाली भाषा। मैं अपनी पसंदीदा उनके कुछ शेर पढ़ना चाहूंगा जो किसी व्याख्यान की मोहताज नहीं, इतनी सरल और नवीन की क्या कहने, जैसे मानो आज भी भाप निकल रहा हो। सुनिएगा, बड़ा फेमस शेर है कि उजाले अपनी यादों के हमारे पास रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे पास रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। कितना सरल। और अब अगला शेर सुनिएगा, वह जाफरानी पुल ओवर, वह जाफरानी पुल ओवर उसी का हिस्सा है, कोई जो दूसरा पहने तो दूसरा ही लगे। अब पुल ओवर अंग्रेजी का शब्द, कितने मजे में उन्होंने जाफरानी शब्द के साथ घोल मिल के इतना मजेदार बना दिया कि मतलब क्या ही कहा जाए। पर अब एक अगला शेर देखिए, मकान से क्या मुझे लेना, मकान से क्या मुझे लेना, मकान तुमको मुबारक हो, मगर ये घास पाली रेशमी कालीन मेरा है। तो जैसे वो शब्दों के साथ खेलते हैं ना, मुझे लगता है काश आज वो एक सेल्फी शब्द को इस्तेमाल करके शेर पढ़ते और हम उसको सुन पाते। मेरी तो बड़ी दिली तमन्ना है कि ऐसा कुछ होता।